नमस्कार मित्रों, आज का जो हम वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं ये भारत के संविधान विषय पर केंद्रित है। क्योंकि आप लगातार देखते हैं कि भारत के संविधान से लगभग सभी टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र का 15 से 20% पार्ट कवर करता है। अगर आप आईएएस के पेपर को देखेंगे तो आईएएस प्री में 15 से 20 प्रश्न लगातार संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस के पेपर्स को देखेंगे तो यूपी पीसीएस के प्री और मेंस पर 15 से 20% प्रश्न जो हैं वो भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर केंद्रित हैं। तो भारत के संविधान पर हम या जो अपना सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ कवर करते चलेंगे। एक तो वे प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, और दूसरे वे प्रश्न हैं जिनके मुख्य परीक्षा में आने की संभावना है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कई बार संविधान से और भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी करने में आपको मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान की प्रस्तावना पर केंद्रित है। संविधान की प्रस्तावना के इस वीडियो को बनाने में हमने भारत के संविधान के मूल संस्करण बेयर एक्ट, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, समसामयिक घटना चक्र पर आधारित, परीक्षावाड़ी पर आधारित अध्ययन सामग्री सभी का प्रयोग किया है। जिसमें कुछ परीक्षा सामग्री में मुझे कुछ तथ्य गलत भी मिले हैं। मैं यहाँ पर उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो उस परीक्षा सामग्री के खिलाफ एक बयानबाजी टाइप की हो जाएगी। लेकिन कई परीक्षा सामग्रियों में मुझे कुछ गलतियाँ जो दिखाई दी उसे मैंने अपने स्तर पर सही कर दिया है। कोशिश हमारी यही है हमेशा की तरह कि जो भी हम आपको यहाँ पर चीज़ें दें वो सर्वशुद्ध हल दें, क्योंकि परीक्षाओं में भी कई बार आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत आंसरिंग की जा रही है। तो ऐसे में हमें अपने स्तर पर अधिक से अधिक क्वेश्चन के आंसर्स को सही करना है। तो आइए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का। जोड़ा गया मित्रों, संविधान जो है भारत की उद्देशिका जो है वह भारत की संप्रभुता किसमें निहित करती है। तो अगर हम पहले लाइन पढ़ रहे हैं तो हम भारत के लोक शब्द से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है मित्रों। भारत की जनता में संप्रभुता निहित होने का मतलब है कि हमारे वहां संप्रभु कौन है। क्या हमारे वहां संविधान संप्रभु है? नहीं। क्या हमारे वहाँ संसद संप्रभु है? नहीं। क्या हमारे वहाँ न्यायपालिका संप्रभु है? नहीं। हमारे वहाँ संप्रभु है भारत की जनता, भारत के लोग। क्या भारत के नागरिक संप्रभु हैं? नहीं, भारत के नागरिक भी गलत होगा। भारत की जनता संप्रभु है। जनता शब्द को आपको टिक करके आना है। भारत को हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। आइए समझते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सीधा मतलब क्या है? एक ऐसा राष्ट्र जो जल, थल और नभ सभी जगह अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करेगा, जो जल, थल और नभ पे संप्रभु होगा, किसी दूसरे के नियम कानूनों से शासित नहीं होगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये हमारे संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं थे। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया था। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि समाजवादी शब्द हमारे वहाँ यह बताता है कि हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को बराबर रूप से भूमिका मिलेगी। बाकी समाजवादी शब्द पर हम आगे डिस्कस करेंगे। पंथ निरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से आचरण करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। बाकी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए राज्यों की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, इस पे हम आगे अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है गणराज्य और कितने तंत्र होते हैं। लेकिन सीधे सीधे आप अभी समझ लीजिए, लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा राज्य, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा चालित हो, जिसमें जनता ही जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चलाती हो। तो अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और गणराज्य क्या होता है? गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां कोई भी एक सामान्य सा नागरिक सर्वोच्च पद को धारित कर सकता है, जहां कोई भी पद आनुवंशिक आधार पर नहीं भरे जाते हैं, उसे गणराज्य कहते हैं। तो हम भारत को क्या बनाने जा रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कई बार इसका क्रम पूछा गया है, तो स प्र स प लागा, ये आप याद कर सकते हैं। मैंने इसे याद कर लिया था, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था तो मुझे याद रहा। तो स प्र स प लागा। और भी आप आसानी से कुछ बना सकते हैं कोड। तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, अब हम उसके नागरिकों को चीजें देंगे। जो नीचे हम चीजें दे रहे हैं वो हम जनता को नहीं दे रहे हैं, वो सभी जनता को नहीं दे रहे हैं, वो केवल उनको दे रहे हैं जो उसके नागरिक हैं। अगर कोई गैर नागरिक जनता है तो वह इस प्रस्तावना के आधार पर दावा नहीं कर सकती है कि हमें ये चीज दे सरकार। तो उसके समस्त नागरिकों को हम क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर बात की गई, बहुत ही व्यापक बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार के हम न्याय समस्त नागरिकों को दे रहे हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की हम स्वतंत्रता जो है वो दे रहे हैं। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है मित्रों? स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति हो। लेकिन स्वतंत्रता केवल इतना ही नहीं होती है, स्वतंत्रता केवल नकारात्मक ही नहीं होती है कि किसी को मत रोका जाए, स्वतंत्रता सकारात्मक भी होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति को विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाए। तो आप स्वतंत्रता का मतलब समझ गए होंगे। तो हमारे वहाँ हमारी प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता का मतलब हम विचार कर सकते हैं, हमें मस्तिष्क की स्वतंत्रता दी गई, हम सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब हम नृत्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास का मतलब हम विश्वास कर सकते हैं। धर्म और उपासना का मतलब हम अपने हिसाब से, मर्जी के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और हम क्या करेंगे? नागरिकों को 2 प्रकार की समताएं प्राप्त कराएंगे, एक प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। समता का क्या अर्थ होता है मित्रों? समता में भी 2 चीज़ है। एक तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए हम विशेषाधिकार नहीं करेंगे, सबको समान बना देंगे, काट छाट देंगे, नकारात्मक है। और दूसरा, हम बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करेंगे, सकारात्मक है। तो समता जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता की बात करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो पहले राष्ट्र की एकता ही था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो और अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया। तो हमें क्या करना है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना है। बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना। अगर हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो बंधुत्व जो है वो 2 बातें करता है। कौन कौन सा? एक तो हमें व्यक्ति की गरिमा देनी है, व्यक्तिवाद की बात है, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात है, राष्ट्रवाद को, दोनों को मिलाया गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता में कौन सी चीज़ प्राथमिकता दी जाएगी, यह संविधान तय करेगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित हमने
किया। तो ये है हमारी प्रस्तावना। मित्रों, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ना समझ में आई होगी तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे हम देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। इसे भारतीय संविधान में सबसे अंत में शामिल किया गया था। मित्रों, संविधान सभा द्वारा 11वीं अधिवेशन में प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्षता का अर्थ मैंने आपको बता दिया, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ है भारत में जनता किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकती है, आनुवांशिक रूप से पद की समाप्ति कर दी गई है। भारतीय संविधान न्याय को, तो मैंने आपको बताया, न्याय को बहुत व्यापक किया गया है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, दोनों बातें की गई हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है? राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अदृश्य हाथ बाजार का लग जाए, ठीक है ना, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, लेजर्स फेयर जिसको कहते हैं। तो लेजर्स फेयर का सिद्धांत, जहां राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम किया जाता है वहीं स्वतंत्रता बढ़ती है, और जहां कोई हस्तक्षेप करेगा वहां आप क्या स्वतंत्रता करेंगे, को एंजॉय करेंगे। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है जहां हस्तक्षेप कम से कम हो। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व्यापक रूप से दर्शित है, जहां व्यक्तिगत रूप से राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप स्वतंत्रता का सिद्धांत है, वहीं सामाजिक रूप से राज्य उचित हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है मित्रों, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रस्तावना के माध्यम से दी गई है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप हैं, इसको समझिएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है प्रस्तावना के माध्यम से दी गई है, और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप हैं। अब सकारात्मक रूप क्या है? सकारात्मक रूप में समानता का अर्थ है व्यक्ति को उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराना, जैसे समान के साथ समान व्यवहार। सकारात्मक रूप में समानता का क्या अर्थ है मित्रों? व्यक्ति को उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं, जैसे समान के साथ समान व्यवहार कर दिया जाए। और नकारात्मक रूप में समानता का अर्थ है कि हम किसी को विशेषाधिकार नहीं देंगे। ठीक है। बंधुत्व का अर्थ मैंने आपको बता दिया, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बरकरार रखा गया है। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के हिसाब से, या कई बार जटिल प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं, वो विकल्पी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपके यूपीपीसीएस प्री के भी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? अब अगर इसको हमें समझना है तो हमें आगे चलना पड़ेगा। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह विवाद आया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले यह कहाँ पर आया? केशवानंद भारती वाद में यह विचार किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले केशवानंद भारती वाद में यह डिसीजन यह कंफर्म हो गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग मान ली गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो आप क्या टिक करेंगे? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है। किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संशोधन योग्य है? तो आप लिखेंगे, आपका उत्तर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह निर्णय दिया गया। ठीक है। अब अगला टॉपिक, अगली चीज पे हम आते हैं, क्या प्रस्तावना न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है अथवा नहीं है? प्रस्तावना न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है? क्या न्यायपालिका प्रस्तावना के आधार पर डिसीजन ले सकती है या नहीं ले सकती है? आइए देखते हैं आगे। प्रस्तावना न्यायपालिका में प्रवर्तनीय है या नहीं, यह सर्वप्रथम कब आया? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957। इसको याद करिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि यह प्रश्न सबसे पहले कहाँ पर आया। वैसे ऐसा प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957 में यह प्रश्न आया कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या माननीय न्यायालय प्रस्तावना को लागू कर सकते हैं, प्रस्तावना के आधार पर निर्णय देंगे, क्या न्यायपालिका प्रस्तावना को लागू करा सकती है? इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना को न्यायपालिका लागू नहीं करा सकती। किस वाद में कहा गया? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद में ऐसा कहा गया। इसके बाद आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही कि
केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि न्यायपालिका में प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। किसी भी वाद ने, आज तक किसी भी वाद में उसके बाद ऐसा डिसीजन नहीं दिया गया कि प्रस्तावना न्यायपालिका में प्रवर्तनीय है। तो अगर ये प्रश्न आएगा कि क्या प्रस्तावना न्यायपालिका में प्रवर्तनीय है, तो आप क्या टिक करेंगे? आप टिक करेंगे कि प्रस्तावना न्यायपालिका में प्रवर्तनीय नहीं है। अब हम एक प्रश्न पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए प्रश्न 2 कथन लिखे हुए हैं। नंबर 1, प्रस्तावना में संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संसद और विभागों में संशोधन कर सकती है। दूसरा, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद में 1957 में यह चर्चा की जा चुकी है और उसमें ये बात कही गई कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना एक मार्ग निर्देशक है, ये कहाँ से कहा गया? तो प्रस्तावना एक मार्ग निर्देशक है, ये कहाँ से कहा क्या? भारती चंद बनाम मैसूर राज के मामले में ये कहा गया कि जो DPSP हैं, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और फंडामेंटल राइट हैं, इनको हम प्रस्तावना को अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, यह अवधारणा किस वाद में दी गई? तो आपने भी देखा था केशवानंद भारतीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसलिए संशोधन योग्य भी है। अब देखते हैं कि क्या इसके पहले भी कोई डिसीजन आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरुबारीवाद आया 1960 में। बेरुबारीवाद जब 1960 में आया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी तो है, लेकिन उसने सारी विशेषताओं को स्वीकारा, लेकिन अंतिम में ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आप याद रखिएगा, बेरुबारीवाद 1960 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो अगर आएगा कि किस वाद में कहा गया कि किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, तो आप टिक करेंगे बेरुबारीवाद 1960। तो बेरुबारीवाद में कहा गया कि अंग नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया तो बेरुबारीवाद के निर्णय को पलट दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ बैठी, आपको पता है सबसे बड़ी खंडपीठ बैठी थी, 13 जजों की खंडपीठ थी, 7-6 से डिसीजन दिया गया और क्या दिया गया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके 3-4 मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो एक तो ये उद्देश्य प्रस्ताव और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्देशिका संविधान की आत्मा के रूप में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, उद्देशिका को संविधान की आत्मा के रूप में भी माना गया है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, एक केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में न्यायमूर्ति साहब थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, हिदायतुल्लाह साहब। हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा माना जाता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा स्थापित किया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आपको पता होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो कथन होता है, जो उनके द्वारा दिया जाता है, वह अभिलेख न्यायालय है, वो ऑन रिकॉर्ड रखा जाता है। तो चूंकि ये रिकॉर्डेड है लिखित रूप से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा एक केस में कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान की मूल आत्मा है, तो आप क्या टिक करके आएंगे? उद्देशिका टिक करके आएंगे। क्यों टिक करके आएंगे? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कहा जा चुका है। तो संविधान की मूल आत्मा जो है वो उद्देशिका है। हाँ, अगर कभी पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 क्या है, आप फंडामेंटल राइट वाले में पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे संविधान की आत्मा किसने माना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने माना है। और उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। अगर कभी कोई प्रश्न आएगा तो उसको सही टिक करना है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, पालकीवाला साहब ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आई थी। हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अलग से वीडियो कर लेंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई, जिसमें यह कहा गया कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो संविधान की मूल भावना को बताते हैं और उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे व्याख्यायित नहीं किया गया था, उसे कहीं लिखित रूप से लिखा नहीं गया था। तो ये कहीं भी लिखा नहीं कि कौन सी चीज़ें जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। उन्होंने ये कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि इसको हम समय समय पर व्याख्यायित करेंगे। तो एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद आया 1994 में। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। तो मित्रों, ये जो आज का हमारा वीडियो था ये प्रस्तावना पर केंद्रित था, प्रस्तावना या उद्देशिका पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। और आगे हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो अब इस पे हम आगे पूरी संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को तेज़ी से कोशिश करके इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।